नमस्कार, मैं हूं रीनू। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं आज क्या है अन्नदाता में। किसान गुलाब की खेती से कमाए अधिक लाभ। टमाटर की खेती करके किसान कमा सकते हैं अच्छा मुनाफा। फूलों की बढ़ती बाजार मांग को देखते हुए प्रदेश में बहुत से किसान फूलों की खेती कर रहे हैं, लेकिन आप गुलाब के फूलों की अधिक पैदावार तभी ले सकते हैं जब इस मौसम में खरपतवार नियंत्रण, उर्वरक और जल प्रबंधन करते हुए कीट रोगों का नियंत्रण सही समय पर करेंगे। तो आप किस तरह से करें इन सभी कार्यों को, इसकी जानकारी दे रहे हैं एक विषय विशेषज्ञ महेंद्र जड़िया। आज हम गुलाब की खेती के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें हम देख रहे हैं कि कुछ बिंदुओं पर विशेष तौर से चर्चा करेंगे। गुलाब की जैसे फसल हम देखते हैं कि कई किसानों के यहाँ लगी हुई है, उसमें दूसरे जो किसान भाइयों को समस्याएं आ रही हैं, जैसे खरपतवार प्रबंधन। हम देखते हैं कि खरपतवार प्रबंधन जो हमको करना चाहिए, उसको हम देखते हैं कि निराई गुड़ाई के द्वारा हमको खरपतवार प्रबंधन करना चाहिए, जिसमें हम खुरपी की सहायता से करते हैं। तो जब हम खुरपी की सहायता से खरपतवार प्रबंधन करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि जो पौधे के चारों तरफ हम खुरपी की सहायता से खरपतवार को निकालते हैं। सो उससे देखते हैं कि जो भूमि का वायु संचार है वो भी अच्छे तरीके से होता है, जिससे हमारे पौधे और तेज़ी से वृद्धि करते हैं। यह तो उस समस्या का हमें निदान मिल जाता है, जिससे हम देखते हैं कि खरपतवार की प्रॉब्लम हमारी लगभग 70% लगभग समाप्त सी हो जाती है। फिर इसके बाद हम और यदि विस्तार से चर्चा करते हैं तो जो गुलाब की खेती है पर उनके में सिंचाई प्रबंधन एवं जल प्रबंधन। तो सिंचाई प्रबंधन का तो किसान भाइयों, बारिश के मौसम में वैसे तो सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन जिन स्थानों पर वर्षा का अंतराल अधिक हो जाता है और गुलाब के पौधे सूखने लगते हैं तो आप ड्रिप के माध्यम से सिंचाई कर सकते हैं। यदि आपके पास ड्रिप की सुविधा उपलब्ध नहीं है तो आप बहाव पद्धति से गुलाब की फसल में पानी देकर गुलाब की फसल से अधिक फूलों का उत्पादन ले सकते हैं। फिर इसके बाद हम बात करें कि जल भराव की जो समस्याएं आती हैं किसान भाइयों, तो ज़्यादातर हम देखते हैं कि बारिश के मौसम में जो अभी चल रहा है उसमें गुलाब की जहाँ पे हम खेती करते हैं, जहाँ किसान भाई हमारी नालियाँ पानी प्रबंधन के लिए नहीं बना पाते हैं, उस जगहों पर हमको नाली बना देना चाहिए, जिससे हमारा जो बरसात का पानी आके रुक जाता है या भराव हो जाता है वो आसानी से जल निकास के माध्यम से निकल जाए, जिससे हमारे फसल में कोई भी तरह की समस्या ना उत्पन्न हो पाए। इसके अलावा गुलाब की फसल में मकड़ी कीट का प्रकोप होता है। ये कीट पौधों की पत्तियों में जाला बनाकर उनका रस चूसता रहता है, जिससे पौधे की पत्तियों का क्लोरोफिल कम हो जाता है और पौधे अपना भोजन नहीं बना पाते, जिससे फसल कमजोर हो जाती है। तो आप इस कीट के रासायनिक नियंत्रण के लिए ओमाइट दवा 1 मिलीलीटर मात्रा को 2 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करने से इससे कीट का नियंत्रण किया जा सकता है। किसान भाई हमारे गुलाब की खेती कर रहे हैं, उनको हम देखते हैं कि कीट और रोग की भी समस्याएं निरंतर उनका सामना करते रहते हैं। तो इसके लिए हम देखें सर्वप्रथम हम कि कौन सा कीट हमारे गुलाब की खेती में लगता है। तो पहले नंबर हम देखें तो चेपा या एफिड नामक एक कीट लग जाता है, जो हमारे गुलाब की फसलों को काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। जो एफिड होता है वो शिशु अवस्था में हरे रंग के कीड़े टाइप में कीट के रूप में दिखाई देते हैं, जो गुलाब की पत्तियां होती हैं या गुलाब की जो कोमल
भाग होते हैं उनको काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे हम देखते हैं कि हमारी जो फसल है उसको काफ़ी नुकसान होता है। इसके लिए हम नियंत्रण के लिए डाइमेथोड 30 EC का 2 मिलीलीटर प्रति लीटर के हिसाब से इसका प्रयोग करते हैं, जिससे हम देखते हैं कि एफिड नामक जो कीट है उसका नियंत्रण किया जा सकता है। कई बार हम कीटों के साथ साथ रोगों का भी सामना करना पड़ता है, तो रोगों के रूप में हम देखते हैं कि तो डाईबैक नामक एक रोग और भी मतलब हमारे जो गुलाब की फसल है उसमें देखने को मिलता है। कहने का मतलब यह है कि ये जो यदि रोग लगता है पौधे में, तो पौधे के ऊपरी भाग से नीचे की भाग की तरफ हमारे पौधे मरना प्रारंभ कर देते हैं। मतलब ऊपर का जो सिरा है वो सूखने लगता है, फिर नीचे की तरफ ऊपर से नीचे की तरफ सूखते सूखते पौधे की जो शाखाएं हैं वो काली पड़ने लगती हैं और सूखने लगती हैं और मुरझा जाती हैं, कभी कभी एकदम सूख सा जाता है पौधा। इस रोग के नियंत्रण के लिए सबसे पहले रोग ग्रसित भागों को सेक्टियर से काटकर कटे हुए भागों पर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड दवा का पेस्ट बनाकर लगाएं, या फिर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड दवा की 3 ग्राम मात्रा का प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। इसके अलावा गुलाब की फसल में भभूतिया रोग का प्रकोप भी होता है। इस रोग के कारण पौधे की पत्तियां, टहनियां और फूलों पर भूरे रंग का पाउडर जैसे दिखाई देता है और अधिक प्रकोप होने पर पत्तियां काली पड़कर सूख जाती है और फूलों की गुणवत्ता खराब होने से उत्पादन में कमी आ जाती है। तो आप इस रोग की पहचान कर नियंत्रण के लिए घुलनशील गंधक की 3 ग्राम मात्रा का प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। 10-10 दिन के अंतराल पर हम छिड़काव करते हैं, जिससे हम देखते हैं कि रोग है इसका नियंत्रण किया जा सकता है। इस प्रकार से किसान भाइयों हमारे जो फसल है उसमें मुख्य रूप से यह रोग देखने को मिलते हैं। नमस्कार किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। खरीफ फसलों की रुपाई बुवाई का काम लगभग पूरा हो चुका है। अब कुछ दिन बाद किसान निराई में लग जाएंगे, लेकिन अभी किसान भाइयों के पास टमाटर की खेती से अतिरिक्त कमाई करने का मौका है। अगर वैज्ञानिक तरीके से टमाटर की खेती की जाए तो किसान अच्छा लाभ हासिल कर सकते हैं। आइए टमाटर की वैज्ञानिक खेती के बारे में जानते हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर RB शर्मा से। आज के दिन में जो है बदलता जो जलवायु है उसमें हम टमाटर की खेती कैसे करें, इसलिए कि दिन प्रतिदिन आप देख रहे हैं तापमान में परिवर्तन हो रहा है और तापमान में परिवर्तन होने के कारण इसमें जो है प्रजातियों का चयन करना या उससे अच्छी उपज लेना एक चुनौती बन गई है। तो ऐसे समय में जब जलवायु परिवर्तन की दिशा में हम लोग बढ़ रहे हैं, उसमें हम कौन कौन सी सावधानियाँ बरतें, कौन कौन सी वैरायटी उसमें यूज़ करें कि जिससे हमारा प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा हो। तो हम टमाटर की खेती के बारे में बताएंगे, लेकिन इसमें जो है लगाने का समय अभी देखिए, ये जो है जो मैदानी भाग में जो शरद ऋतु का जो है उसको जुलाई सितंबर से लेकर जुलाई से सितंबर तक उसको जो है हम लगाते हैं और पौधरोपण का समय हमारा अगस्त से लेकर अक्टूबर तक चलता है। टमाटर एक ऐसी सब्जी है जो गर्म जलवायु में ही उगाई जाती है, परंतु इसकी खेती ज्यादातर ठंडे मौसम में की जाती है। इसके सफल उत्पादन हेतु इसका तापमान 21 से 23 डिग्री अनुकूल माना गया है। लेकिन अगर हम बात करें इसके व्यापारिक स्तर की, तो उसके लिए इसका सफल उत्पादन 18 से 27 डिग्री तापमान तक होता है। अब हम बात करते हैं मृदा की। तो मृदा में आपकी जो है बलुई दोमट मृदा जो है सबसे उपयुक्त होती है और जनरली पीएच जो होता है स्लाइटली एसिडिक से न्यूट्रल पीएच जो है इसके पैदावार के लिए काफ़ी अच्छी होती है। तो सॉइल जब भी आप सिलेक्शन करें तो उसमें जीवाणुयुक्त होना चाहिए, ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए, वहाँ जल निकास की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, जल जमाव नहीं होना चाहिए। इन सब बातों का ध्यान रखते हुए हम मृदा का चुनाव करते हैं। किस तरह की प्रजातियों का आप चयन करेंगे जिससे आपकी फलत अच्छी हो और आपकी पैदावार अच्छी हो,
आपको अच्छा से अच्छा इनकम मिल सके। इसमें जो है आप एक वैरायटी जो आपको शरदकालीन अगर लेते हैं, ठंडे जलवायु में लेते हैं, तो एक प्रजाति आपकी जो पूसा शीतल जिसको बोलते हैं, यह गोल अंडाकार होता है। ऐसे ही दूसरी वैरायटी आपकी जो है पूसा गौरव है, पूसा उपहार है, पूसा शंकर 2 करके है। ये सब प्रजातियां आपकी जो है शरदकालीन है। शरदकालीन जब आप उगाएंगे उसमें आप लगाएंगे। और भी है, प्रजातियां बहुत हैं, अर्का सौरभ है, काशी अमन और काशी विशेष जो बनारस IIBR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च से आपका जो है बनारस इसका जो वेजिटेबल का शोध संस्थान है वहाँ से निकाली गई है। अभी नई वैरायटी है काशी अमन और काशी विशेष, इसका भी आप चयन कर सकते हैं। दूसरी अगर देखें उन्नत आपकी शंकर किस्में भी हैं जिसमें आपका स्वर्ण संपदा है, काशी अभिमान है, ये सब प्रजातियाँ आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें कुछ प्रजाति आपकी जैसे है पूसा सदाबहार है, अभी अपने यहाँ की एक वैरायटी निकाली गई है सबौर सदाबहार, यहाँ सबौर से निकाली गई है, सबौर सदाबहार है। पूसा शंकर 1 है, अर्का विकास है, ये पन टमाटर 5 है, और भी तमाम प्रजातियाँ हैं जो इससे आप लगा करके इससे जो है अच्छी पैदावार आप ले सकते हैं। बात करें बीज की मात्रा की तो 1 एकड़ में पनीरी उगाने के लिए 100 ग्राम बीज की मात्रा का प्रयोग करें। फसल को मिट्टी से होने वाली बीमारियों और कीड़े मकोड़े से बचाने के लिए नर्सरी को बिजाई से पहले थीरम 3 ग्राम या कार्बेंडाजिम 3 ग्राम दवा को प्रति लीटर पानी में घोलकर नर्सरी को उपचारित करें। इसके बाद मुख्य खेत में नर्सरी की रोपाई करें। जहाँ तक उर्वरक की बात है तो इसमें आप उर्वरक कितना देंगे, खाद पानी कितना देंगे, तो कम से कम इसमें 20 टन FYM गोबर की खाद 20 से 25 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप देंगे। और नत्रजन, फास्फोरस और पोटास इस सब की मात्रा 120 kg प्रति हेक्टेयर आपका नाइट्रोजन, 60 kg आपका फास्फोरस और 60 kg आपका पोटास, ये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से देते हैं। लेकिन इस एक बात का आप ध्यान रखेंगे, यूरिया को आप पार्ट में कर दें, बाकी फास्फोरस और पोटास को बुआई के समय दे दें। यानी 1/3, यानी 1/3 मीन्स 40 किलो आपका नत्रजन और पूरा का पूरा 60 kg आपका फास्फोरस और 60 kg पोटास आप बुआई के समय दे दें एज ए बेसल। तथा जो 40-80 kg आपका जो बच गया है नत्रजन, उस नत्रजन को पहला आप ऊपर निवेशन जो कर दें 40 से 45 दिन पे करें, और दूसरा जो है 85 से 90 दिन के बाद उसमें डाल दें, खेत में डाल दें। टमाटर की खेती के लिए खेत की जुताई अच्छे से करना जरूरी है। फसल के अवशेषों को नष्ट करें, जिसके लिए खेत की 2 से 3 तिरछी जुताई करें। उसके बाद उस खेत को 1-2 दिन के लिए ऐसे ही छोड़ दें। इसके बाद उसमें गोबर की खाद डालकर अच्छे से जुताई कर मिट्टी में मिला दें। इसके बाद खेत में टमाटर के पौधे लगाने के लिए मेड़ तैयार कर लें। मेड़ तैयार होने के बाद टमाटर की रोपाई करें। और उसके बाद से आप जो है उसमें अगर आप लगाना है तो कितनी दूरी पे आप लगाएंगे। लगाने के लिए एक बात जान लें, 60 से ज़्यादा 60 सेंटीमीटर आपकी कतार से कतार की दूरी होनी चाहिए जो सीमित बढ़वार वाली है, और 40 सेंटीमीटर आपकी पौधे से पौधे की दूरी होनी चाहिए। यानी जो भी सीमित बढ़वार वाली अगर प्रजाति लगाते हैं तो 60x40 या 45 इसी पे आप लगाएंगे। लेकिन असीमित बढ़वार वाली लगाते हैं जिसमें बढ़त ज़्यादा होती है तो उसकी दूरी थोड़ी आप बढ़ा देंगे, वो 90 सेंटीमीटर कतार से कतार की दूरी होगी और 30 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी होगी। तो आप इस तरह से जो है पौधे को खेत में लगा दें। जहाँ तक खरपतवार नियंत्रण की बात है तो शुरू में किसी भी फसल में, एक टमाटर नहीं किसी फसल में इनिशियल के 30 दिन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। शुरू के 30 दिन में अगर पौधे को खरपतवार से मुक्त रखिएगा तो पौधे की बढ़वाड़ अच्छी होगी। इसलिए खरपतवार के अंदर ये क्षमता होती है कि उसकी जड़ गहराई तक जाती है और नीचे से पानी, खनिज लवण सारी चीज़ों को अवशोषित करके वो बहुत जल्दी उग जाता है। तो इसके लिए आप करें कि आप कोई भी खरपतवार नाशी जो है आपको जो है, चाहे आपका पेंडीमेथालिन है तो 3.3 लीटर पर हेक्टेयर के हिसाब से आप जो है लगाने के 1-2 दिन बाद आप उसमें दे सकते हैं। ध्यान रहे कि जब लगाएं तो उसमें नमी बराबर बनी रहे। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां। यहां रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है।
मौसम विभाग की रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से जो पूर्वानुमान जारी हुआ है उसमें आने वाले 5 दिनों में जो है अधिकतम तापमान जो है 30 से 32 डिग्री सेल्सियस, और अगर हम न्यूनतम की बात करें तो वो 22 से 23 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना है। इसके साथ ही साथ अगर हम हवा में आर्द्रता की बात करें तो ये सुबह के समय जो है 90 से 96% तक, और अगर दोपहर की बात करें तो 69 से 76% तक जो है रहने का पूर्वानुमान है। और हवा की दिशा जो है उत्तर पश्चिम दिशा में चलने की संभावना है, जिसकी गति जो है 7 से 13 किलोमीटर प्रति घंटे रहने की संभावना है। और आने वाले 5 दिनों में शहडोल संभाग में जो है घने बादल छाए रहने और मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा अंतर्गत जो एडवाइजरी जारी होती है, हम उसके बारे में कुछ समसामयिकी फसलों की सभी में बात करेंगे। तो सबसे पहले किसान भाइयों, अभी आपने देखा होगा कि वर्तमान जो 2-3 दिन पिछला समय है उसमें लगातार बहुत तेज़ बारिश हुई है हमारे ज़िले में। तो जितनी भी दलहनी फसलें हैं उन सब में आप तुरंत में जल निकास की व्यवस्था कर लें। बात करें सोयाबीन की, पीला मोजेक रोग जो है, जो सबसे खतरनाक रोग है सोयाबीन फसल का, तो वो अगर प्रभावित पौधे आपको दिख रहे हैं तो तत्काल उसको उखाड़ कर खेत के बाहर कर दें। और प्रकोप अधिक होने पर चूसक कीटों का अगर प्रकोप अधिक है तो आप इसमें रासायनिक कीटनाशक इमिडाक्लोप्रिड 0.1 ml प्रति लीटर की दर से घोल बनाकर आप इसका अच्छी तरह से छिड़काव कर दें। इसके साथ हम बात कर लेते हैं उड़द और मूंग की फसल की। तो उड़द और मूंग की फसल में भी बिहार हेयरली कैटरपिलर, कमल कीड़ा भी बोलते हैं, तो अगर इस कीट का प्रकोप दिख रहा है खेतों में तो आप क्लोरोपेरिफास या इमामेक्टिन बेंजोएट का 0.5 ml प्रति लीटर की दर से घोल बनाकर आप इसका भी छिड़काव कर सकते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं मक्के की फसल की। तो मक्के की फसल में अभी मुख्य रूप से फाल आर्मी कीटवर्म जो लगता है, जो कि हज़ारों की संख्या में एक साथ आते हैं और फसल को अत्यधिक नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे उत्पादन काफ़ी हद तक कम हो जाता है। तो इसके नियंत्रण के लिए इंडोक्साकार्प जो है 1 से 2 ml प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर आप इसका भी छिड़काव कर सकते हैं। धान की फसल में वर्तमान अवस्था में तना छेदक, पत्ती लपेटक, सिल्वर सूट जो कीट है उनका प्रकोप कहीं कहीं पर देखने को मिल रहा है। तो इसके नियंत्रण के लिए आप फिप्रोनिल 0.5G ग्रेनुअल्स रूप में आता है दानेदार, या तो कार्बोफ्यूरान 3G 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से आप इसको अच्छी तरह से भुरकाव कर दें, जिससे काफ़ी हद तक कीटों से नियंत्रण आपको मिलेगा। इसके बाद हम बात करते हैं तिल की फसल की। तो तिल में सबसे पहले तो जल निकासी की अच्छी व्यवस्था करें, क्योंकि ये क्रॉप जो है बहुत ही सेंसिटिव होती है जल भराव के लिए। तो सबसे पहले जल निकासी की अच्छी व्यवस्था कर लें। और कहीं कहीं पर फाइलोडी जो रोग होता है उसका कहीं कहीं पर देखने को मिल रहा है, तो उसके नियंत्रण के लिए जो प्रभावित पौधे हैं उनको उखाड़ कर आप बाहर फेंक दें। और इसके नियंत्रण के लिए कोई भी रासायनिक कीटनाशक जो चूसक कीड़ों के लिए, जैसे इमिडाक्लोप्रिड 0.5 ml से लेके 1 ml तक प्रति लीटर की दर से पानी में, मतलब प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर आप इसका भी छिड़काव कर सकते हैं। पशुपालन की बात की जाए तो बकरी पालन जो किसान भाई कर रहे हैं उनके लिए एक सलाह है कि बकरियों को जो है शुष्क और गर्म स्थान पर रखें और फर्श को गीला ना होने दें, बिल्कुल सूखा रखें। और PPR का टीका जो है अवश्य लगवाएं। और इसके साथ ही साथ अगर मुर्गियों की बात करें तो लीटर को गीला ना होने दें और साफ़
स्वच्छ वातावरण में रखें, गर्म वातावरण में रखें, रानीखेत और गंभोरों का टीकाकरण कराएं। और इसके साथ ही साथ अगर हम मवेशियों की, गाय भैंसों की बात करें तो इसमें खुरपका, मुंहपका, गलघोटू रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं और इनको दिन में 2 से 3 बार ताज़ा पानी दें। तो ये थी किसान भाइयों मेरे द्वारा बताई गई छोटी छोटी जानकारियाँ, जिसको आप ध्यान में रखेंगे तो अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम देवरिया, जिला रीवा के कृषक मनोज परमार ने। ये गाजर घास खरपतवार के समन्वित नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो मनोज परमार जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। आज मैं किसानों को जो खरीफ फसलों का मुख्य खरपतवार है गाजर घास, उसके बारे में जानकारी देना चाहूँगा। गाजर घास भारत में लगभग सभी राज्यों में पाया जाता है। इसके कुछ जगह इसको चटक चांदनी के नाम से भी जाना जाता है। ये घास काफ़ी विनाशकारी होने के साथ साथ ही बहुत ही तीव्र गति से फैलता जा रहा है। गाजर घास के बारे में जिस प्रकार से कई सालों से कई अभियान चलाए जा रहे हैं, भारत सरकार द्वारा भी चलाए जा रहे हैं, क्योंकि ये हानिकारक होने के साथ साथ मनुष्य के लिए नहीं, फसलों के साथ साथ जानवरों के लिए, पशुओं के लिए, सभी के लिए हानिकारक है। मानव शरीर में होने वाली विभिन्न बीमारियों में जैसे श्वास की बीमारी होती है, इसके जिस समय फूल आते हैं, फूल के कण परागण मानव शरीर के अंदर नाक श्वास के द्वारा चले जाते हैं और उसके अंदर श्वास की बीमारी हो जाती है। साथ साथ ही त्वचा की बीमारियां भी इसमें काफ़ी मात्रा में फैलाती हैं। और पशुओं के अंदर जिस प्रकार से गर्भवती जो पशु होते हैं उनके अंदर अबॉर्शन वाली स्थिति भी इसके कारण हो जाती है, क्योंकि जो अन्य खरपतवार हैं उसके साथ साथ इसको भी पशुओं को खिला दिया जाता है। गाजर घास एक खरपतवार है जिसका वैज्ञानिक नाम पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस है। यह खरपतवार कंपोजिटिक कुल की होती है और गाजर के पौधे जैसी दिखती है। इसे कैरेट ग्रास, कांग्रेस ग्रास और क्षेत्रीय भाषा में सफेद टोपी, चटक चांदनी आदि नामों से भी जाना जाता है। ये एक वर्षीय शाकीय पौधा है जिसकी लंबाई लगभग 1 से 1.5 मीटर तक हो सकती है। हर एक गाजर घास खरपतवार लगभग 1000 से 5000 बहुत ही छोटे छोटे बीज पैदा करता है। वैसे तो यह घास हर तरह के वातावरण में उग जाती है, मगर नम और छायादार स्थानों पर अधिक तेजी से उगती है। ये सभी जगह जो खाली जमीन जहाँ भी पड़ी हुई है वहाँ पे बहुतायत में फैलता रहता है। इसकी जिस प्रकार से वृद्धि के बारे में अपन बातें करें तो ये कम से कम एक पेड़ के 10 से 15 हज़ार बीज मिलते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह स्प्रेड हो जाते हैं और वहीं अंकुरित होकर के उनकी संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है। कहीं भी जो सार्वजनिक जगह है, स्कूल, कॉलेज, सभी जगह पे या खाली जगह जितने रोड की साइड में होती हैं उनको हर साल अभियान चला करके उखाड़ने की भी सरकार बहुत कोशिश कर रही है। अभियान चलाए जाते हैं, सभी विभाग भी इसमें रुचि ले रहे हैं, लेकिन फिर भी इसके फैलने की इतनी तीव्रता है कि खाली जगह में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इसके साथ साथ फसल को भी बहुत नुकसान पहुँचाता है, क्योंकि जिस खेत के अंदर ये हो जाता है उसके अंदर उसकी कम से कम 50% पैदावार गिर जाती है। इसके नियंत्रण के लिए ऐसे कीटों को रखा जाता है जो गाजर घास को अच्छी तरह से नष्ट करने में सक्षम होते हैं और अन्य उपयोगी फसल या वनस्पतियों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालते। जून से अक्टूबर के प्रथम पखवाड़े में बीटल कीट अधिक सक्रिय रहता है और 1 एकड़ के लिए लगभग 3 से 4 लाख कीटों की आवश्यकता होती है। केशिया, टोरा, गेंदा, ट्रोफेशिया, परपुरिया, जंगली, चलाई जैसे कुछ पौधों की बुवाई मानसून से पहले अप्रैल मई में करने से गाजर घास ग्रसित क्षेत्र का प्रसारण कम होने लगता है। गाजर घास से जैविक खाद बनाकर हम पर्यावरण सुरक्षा कर सकते हैं। निंदाई कर हम जहां एक तरफ खेतों से गाजर घास एवं अन्य खरपतवारों को निकालकर फसल की सुरक्षा करते हैं, वहीं इन उखाड़ी हुई खरपतवारों से वैज्ञानिक विधि अपनाकर अच्छा जैविक खाद प्राप्त कर सकते हैं, जिसे फसलों में डालकर पैदावार बढ़ाई जा सकती है। जहाँ तक इसके नियंत्रण के बारे में बताएं तो ये जहाँ भी नदी नाले या रोड साइड में जहाँ भी होता है वहाँ पे पहला तो ये होता है कि इसको उखाड़ दिया जाए। जिस प्रकार से इसके फूल बनते हैं, बीज बनने से पहले इसको उखाड़ दिया जाए तो भी काफ़ी है। उसके अलावा कुछ रासायनिक वो होते हैं जैसे एट्राजीन है,
और मेट्रोब्यूटेरिन भी एक आती है दवा, उसका भी अगर स्प्रे कर दिया जाए तो ये काफ़ी मात्रा में नियंत्रण किया जा सकता है। लेकिन रासायनिक स्प्रे का सबसे बड़ा इफेक्टिव काम होता है कि अर्ली स्टेज में बीज बनने से पहले ही इसके ऊपर अगर स्प्रे कर दिया जाए तो ये इसका नियंत्रण किया जा सकता है। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadata@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।